तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, सबसे पहले सिंक्रोनस डिटेक्टर की बात कर लेते हैं। वो एक तरीका काफ़ी मतलब अगर उसको कंपेयर करें एनवेलप डिटेक्टर से तो कॉम्प्लेक्स है। ओके, सिंक्रोनस डिटेक्टर इज कॉम्प्लेक्स, सो दैट फॉर एम डिमोलेटर एनवेलप डिटेक्टर इज प्रेफर्ड, इसीलिए इसको हम प्रेफर करते हैं एनवेलप डिटेक्टर को। तो ये रीज़न था कि एनवेलप डिटेक्टर को ही क्यों प्रेफर करते हैं, तो बस इतना सा, क्योंकि ये सिंपलर होता है और चीप होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एनवेलप डिटेक्टर होता है वो क्या एक्सट्रैक्ट करता है। तो जो आपका सिग्नल होगा उसके पॉजिटिव एनवेलप को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो भी आपका अप्लाइड सिग्नल होता है, एंड प्रोवाइड एट द आउटपुट, और उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको आउटपुट पे प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अभी मैं जितना बोलूँ केवल उतने पे ही ध्यान देना है। जैसे ये ग्राफ है तो इसका ये जो है ये चीज़ इसका एनवेलप है, इस ग्राफ का पॉजिटिव वाले पार्ट का ये एनवेलप है। ओके, ये नीचे वाले में ये एनवेलप है। तो ये जो एनवेलप मैंने ऊपर मार्क किया है तो यही पॉजिटिव वाले एनवेलप को ये उठा के पूरा सा आपको दे देता है, एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट साइड में दे देता है। तो ये एनवेलप डिटेक्टर का काम है। अब इसका सर्किट देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे केसेस हैं। ये जो क्वेश्चन है कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़, इसके ऊपर जितना पार्ट है ना इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे हमारा एनवेलप डिटेक्टर कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर एक हमारा डायोड लगा होता है, एक हमारा कैपेसिटर होता है पैरेलल में आउटपुट के। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जहाँ पे भी कैपेसिटर की बात आई है आपके पूरे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल या जो भी है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अगर कैपेसिटर आता है मतलब कि वहाँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होगा, वो डिस्चार्ज होगा, फिर से एक्यूमुलेट होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, ये चीज़। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम इसमें पावर देना शुरू करते हैं तो करंट यहाँ से फ्लो करती है। तो इस डायोड के थ्रू, अगर डायोड ऑन है, पहली बात तो जब तक डायोड ऑन है तभी तक हमारा कैपेसिटर होता है चार्ज, जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, चार्जिंग। ये हमारा कैपेसिटर हो रहा है चार्ज। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, अच्छा ये कब चार्ज होगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए। ओके, ये सब तो हम इसमें क्लिपर, क्लैम्पर, रेक्टिफायर, वहाँ से भी सब डिटेल में पढ़ते हैं एनालॉग के अंदर। तो ये आपका चार्ज हो गया। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी हमारा डायोड हो जाएगा ऑफ, और डायोड के ऑफ होने से अब क्या हो जाएगा कि कैपेसिटर के पास चार्ज है, पर अब उस चार्ज का वो करे क्या, तो उसका चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा इस लोड रजिस्टर के थ्रू। तो पॉजिटिव साइकिल में, एक साइकिल में हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और दूसरी साइकिल में हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस आरएल के थ्रू जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, और आरएल पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब वो आउटपुट मिलता कैसे है उसे देखते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सिग्नल लगा रहे हैं SAMT, इसके लिए जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होना चाहिए वो हमारा लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब अंडर मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ना ही क्रिटिकल ना ही ओवर। ओके, तो और आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये तो बात कर ली कि हमारा कैसे चार्जिंग हो रही है और कैसे डिस्चार्जिंग हो रही है। यहाँ पे दो तरीके के टाइम कांस्टेंट हैं जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक आपका है RSC और एक है RLC। तो जब आपका RL आ जाता है लोड वाली चीज़, मतलब लोड के अराउंड वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हो गया। और RSC आपका जो सोर्स वाला रेजिस्टेंस है, मतलब जिसके आगे ये RS है, इसके आगे डायोड लगा है, तो ये आपका चार्जिंग वाला टाइम कांस्टेंट हो गया। दोनों अलग अलग हैं। तो पहले एक बार में एक ही की बात करते हैं। जो RSC है वो हमारा कम से कम होना चाहिए। ओके, इसका रीज़न भी है, वो पहले समझेंगे। तो RSC मान लो कि हमारा 1 मिली सेकेंड है तो वो हमारा चल जाएगा, पर अगर वही 100 मिली सेकेंड हो गया वो बहुत ज़्यादा हाई है, उससे एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, केवल RSC चार्जिंग वाला जो टाइम कांस्टेंट है उसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। उससे भी पहले क्या देखते हैं कि हमारा सर्किट वर्क कैसे कर रहा है। तो ये क्या होता है कि जब ये आपका सिग्नल कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे ये होता है, ये सिग्नल है आपका, सबको पता है इस तरीके से, तो ये आपका सिग्नल है, पर जो हमारा कैपेसिटर है वो इसी सिग्नल की वैल्यू वोल्टेज के अराउंड चार्ज होता है। इस तरीके से ये चार्ज हो रहा है, पर उसकी जो वैल्यू होती है वो एक लगभग ठीक ठाक वैल्यू होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि ना तो ये कम चार्ज हो, अगर ये कम चार्ज होगा तो क्या होगा कि ये यहाँ तक चार्ज हुआ फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, मतलब ये जो सिग्नल की जो वैल्यू है इसको ये ट्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके, इसको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्चार्ज हो गया, फिर ये जब अगले पे टच करेगा तो ये फिर चार्ज होगा, पर ये पूरे ऊपर तक जा नहीं पाएगा पीक तक चार्ज होने के लिए, फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से ये ट्राइंगुलर शेप्स में आपको मिलेगा आंसर, जो कि गलत है, ये एनवेलप ही गलत है। तो ये रीज़न है कि अगर आपका RSC जो है अगर वो वेरी हाई होगा, आपका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका जो ये चार्जिंग है ये बहुत जल्दी ही आपका स्विच कर जाएगी डिस्चार्जिंग में। ओके, तो स्लो चार्जिंग होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आपका ये इस तरीके से यहाँ से शुरू होगा और इसकी पूरी पीक तक जाना चाहिए, यहाँ तक इसकी चार्जिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये अपने डिस्चार्जिंग वाले साइकिल में चला जाएगा, तो आपका ये डिस्चार्जिंग हो रही है कुछ इस तरीके से। अब ये डिस्चार्जिंग हो रही है तो ये डिस्चार्जिंग यहाँ तक पहुँची और फिर से जैसे ही अगले वाले ये
वोल्टेज उसको टच करेगा, अगले वाला जो सिग्नल का पीक है उसके ऊपर जाएगा, सिग्नल के ऊपर, तो ये पीक की तरफ जाना शुरू कर देगा, ये ऊपर तक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा थोड़ा सा, ओके, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर ये ऊपर तक जाएगा और फिर ये इस तरीके से डिस्चार्ज होगा। ये इस तरीके से ऐसे करते करते ये जो ये मैं ब्लू से बना रहा हूँ इस तरीके से इसके पीक को डिटेक्ट कर लेगा और स्मूथनिंग फिल्टर की मदद से हम इसका एक एनवेलप निकाल सकते हैं, लगभग लगभग, नॉट एग्जैक्ट बट लगभग। तो ये यहाँ पे बना हुआ है, ये वही चीज़ जो ऊपर मैंने ब्लू से मार्क करी, ये चीज़। तो इसको क्या करेंगे, स्मूथनिंग फिल्टर लगा देंगे तो आपको फाइनल आउटपुट जो मिलेगा एमटी के जैसा ही मिल जाएगा, ठीक है, लाइक एमटी। तो ये आपको फाइनल आउटपुट मिल गया, ओके। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जस्ट फॉर जस्टिफिकेशन, ठीक है, ये ऊपर वाले ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पे FMTM ये सब क्या क्या है। तो आपका ये जो सिग्नल कुछ इस तरीके से, मान लो कि ये नेगेटिव पीक वाला ले रहे हैं, ये पॉजिटिव पीक जो भी मान सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो इसके इस लो वाली वैल्यू से और अगली लो वाली वैल्यू तक के बीच में जो भी चीज़ होगी वो आपका एक टाइम पीरियड होगा इस सिग्नल का, ओके, पीक से पीक तक, या फिर हाई पीक, इधर हाई पीक से लेके और इधर जो अगली हाई पीक होगी उसके बीच में भी मान सकते हैं कि वो एक टाइम पीरियड होगा सिग्नल का। तो टाइम पीरियड TM होता है, उसी टाइम पीरियड का आपका 1/f, मतलब T = 1/f फ्रिक्वेंसी, तो 1/FM जो होगा वो फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल होगा। तो क्योंकि अभी हम ये जो RLC होगा, RLC ये वाला, ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इधर, तो इसको कंपेयर करेंगे इस FC वैल्यू से। इस वजह से पहले मैंने बता दिया कि FC वैल्यू आपकी क्या 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 रहने वाली है। तो ये बात हुई। तो नॉर्मल केस तो आप समझे कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आपका किस तरीके से आपको एनवेलप मिल रहा है, ओके, सब कुछ ठीक है तो फिर ये तरीका आपका है कि इस तरीके से आपको एनवेलप मिल रहा है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले तो हमने दिक्कत देखी RSC के थ्रू, जो आपका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट था। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई, RSC की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो क्या होगा कि ये जो येलो वाला केस है, इसको येलो से दिखाते हैं, ये जो केस है कि आपका ये पूरी ऊपर तक चार्ज होने जाएगा ही नहीं, ठीक है, चार्जिंग हो ही नहीं पाएगी, बहुत स्लो चार्जिंग होगी। देखो, चार्जिंग होना और आपकी जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू का बड़ा होना दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये समझो। अगर टाइम कांस्टेंट आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब कि चार्जिंग स्लो हो रही है, फिर इसके बाद ये डिस्चार्जिंग दे देगा, फिर चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है। ये कंडीशन बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है किसी भी कीमत पे। तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कि इसमें डिस्चार्जिंग वाला पार्ट क्या है। ये डिस्चार्जिंग वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है येलो से हाईलाइटेड, ये डिस्चार्जिंग हो रही है, इस जगह पे डिस्चार्जिंग हो रही है। तो ये हमने बेसिक ऑपरेशन देखा, और जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट था वो कम से कम क्यों होना चाहिए उसका कारण देखा, ये कि मिनिमम शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। आप देखेंगे जो हमारा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है RLC, क्योंकि लोड के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है ये RLC, तो RLC जो है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो RLC है हमारा वो हमेशा 1/FC से, 1/FC क्या था हमारा जो कैपेसिटर है उसका टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड से जो हमें फ्रिक्वेंसी मिली है वो, ओके, फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैपेसिटर बोल सकते हैं। जैसे कि ये TC है, टाइम पीरियड ऑफ द कैपेसिटर जो होगा, तो उससे रिलेटेड आपका 1/FC उसी का रेसिप्रोकल से निकलेगा, ओके। तो ये चीज़ है, तो इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। इसका कारण, इसका एक कारण है कि क्यों होना चाहिए, ओके, सॉरी, हाई होना चाहिए। यहाँ तो ये दिखाया है कि ये जो ये है पॉइंट है ये गलत है। अगर RLC 1/FC से छोटा है तो ये गलत है, ओके। तो ये हाई होना चाहिए, ये बताया कि होना क्या चाहिए, हाई होना चाहिए। होने वाली कंडीशन ये है कि हाई होना चाहिए। RLC जो है आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ओके, ताकि जल्दी से डिस्चार्जिंग हो जाए। इसका रीज़न भी समझते हैं। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो आपका टाइम कांस्टेंट है, जैसे कि RLC ये टाइम कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू हाई होगी, इसका मतलब ये किस तरीके का टाइम कांस्टेंट है, ये डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है मतलब आपकी जो डिस्चार्जिंग है वो काफ़ी स्लो हो रही है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आपकी डिस्चार्जिंग काफ़ी स्लो हो रही है। अब मैंने यहीं पर सेम कहा कि ये जो RLC है ये काफ़ी लो वैल्यू का है, ओके, तो इसी की जो डिस्चार्जिंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। और हाई कितनी होनी चाहिए, आपकी 1/FC से ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे ये केस जो है, इसको मैं दिखाऊं इससे, ये जो केस है ये, ओके, ये वाला, तो ये RLC जो है ये हमारा 1/FC से ज़्यादा है और ज़्यादा ही होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर आपका जो RLC है वो ज़्यादा होगा तो उसकी डिस्चार्जिंग जो होगी थोड़ी स्लोली होगी, और हमको वही चाहिए। ऐसा क्यों है उसको ग्राफ में देखते हैं कि हमको डिस्चार्जिंग स्लोली ही क्यों चाहिए, ओके। तो ये तो चार्जिंग है, ये चार्जिंग है।
अगर ये मान लो कि इसकी डिस्चार्जिंग काफ़ी फास्ट हो रही है, तो ये इसकी डिस्चार्जिंग कैसे हो जाएगी, इस तरीके से ये एकदम नीचे आके टच करेगा। ओके, फिर से देखते हैं, अगर इसकी डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी तो ये ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये फास्ट डिस्चार्जिंग का केस हो गया कि डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई, तो ये अगले सिग्नल को सही से ट्रेस नहीं कर पाएगा। और आपको जो हमको चाहिए था एनवलप ऑफ पीक्स, तो आपको कुछ इस तरीके का सिग्नल मिलेगा, समझ रहे हैं। फिर ये ऐसे आगे जाएगा और फिर ये इस तरीके से सिग्नल मिलेगा, जो कि गलत है। आप बिल्कुल देख सकते हैं साफ साफ कि ये चीज़ गलत है। ये कहाँ से निकल के आया कि अगर हमने RLC को क्या कर दिया, बहुत छोटा वैल्यू का कर दिया। अगर हमने RLC की वैल्यू को बहुत छोटा कर दिया, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि 1/FC से RLC बड़ा ही होना चाहिए, तो अगर छोटा कर दिया तो इसका मतलब कि डिस्चार्जिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी, और डिस्चार्जिंग फास्ट हो जाएगी तो आपको एनवलप नहीं मिल पाएगा। और आप खुद भी समझ सकते हैं इसको देख के, मैं बनाता हूँ दोबारा से, कि इस तरीके से ये चार्जिंग हुई। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चला जाए। अगर ये पूरा स्ट्रेट चला जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पीक का डिटेक्ट करेगा। ओके, अगर ये मान लो कि ये स्ट्रेट चला गया होता तो ये पूरा पीक के पीक का जो पार्ट है, जो आपका ग्राफ है, उसका एनवलप है, उसको ही डिटेक्ट करता। पर एकदम तो सीधे नहीं जा सकता, क्यों? अगर सीधे जाएगा तो फिर ये क्रॉस कर देगा, वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। तो हमको बैलेंस लेना होता है। मतलब क्या है कि जो चार्जिंग हुई है, अब जो डिस्चार्जिंग हो थोड़ा स्लोली हो। स्लोली का मतलब है कि जो आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो थोड़ी चार्जिंग स्लोली हुई। ओके, तो यहाँ पे इसने इसको टच किया, फिर ये चार्ज हुआ, और फिर थोड़ा सा नीचे आके डिस्चार्जिंग हुई, तो इसने यहाँ टच किया, फिर ये चार्ज हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे आके ये डिस्चार्जिंग हुई, और आपको इस तरीके से ये एनवलप के ऊपर के पार्ट मिल गया। फिर इसको स्मूथनिंग फिल्टर से हमने लगा के सही कर दिया। तो ये तो हमें समझ में आया कि ये जो RLC की वैल्यू है ये हमारी 1/FC से ज़्यादा होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए, और ये क्यों छोटी नहीं हो सकती। अगर ये छोटी हुई तो प्रॉब्लम है, इसका एक कारण है, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। अब समझते हैं कि इसकी वैल्यू 1/FM जो है, जो हमने इधर देखा था, जो मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी, इससे कम क्यों होनी चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर इससे कम क्यों होनी चाहिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो इससे कम क्यों होनी चाहिए, ओके, उसका कारण भी देख लेते हैं। तो हमने सबसे ऊपर क्या देखा, हमने इस कंडीशन को यहीं पे लिख दिया, और ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही। ये जो है कि अगर हमारा RLC को हमने क्या बोला कि ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि जो डिस्चार्जिंग हो रही है वो बहुत धीरे होगी। डिस्चार्जिंग धीरे होने का क्या मतलब है, डायगोनल क्लिपिंग। देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। जब आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मान लो आप यहाँ, तो ठीक है, यहाँ की जो पीक है वो अपने आप में पास है, यहाँ से आ गए, ठीक है। जब आप यहाँ से जाएंगे, अगर इसकी डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्लो होगी, हम ये चाहते हैं कि स्लो तो हो पर बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो फिर ये डिस्चार्जिंग कुछ इस तरीके से होगी, और वो यहाँ पे जाके पीक को टच कर पाएगा। ओके, यहाँ पे जाके पीक को डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये आपका क्लिप हो जाएगा, तो इसी को बोला जाता है डायगोनल क्लिपिंग। तो यही प्रॉब्लम आती है कि अगर RLC जो है वो FM से भी बड़ा हो गया, ओके, जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा का मतलब कि आपका डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो कम हो गया। ओके, डिस्चार्जिंग अब बहुत देर में होगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने ये डिस्कस किया। अगर आप ये वाला पॉइंट नहीं समझ पा रहे तो फिर बहुत मुश्किल है समझना। RLC बहुत ज़्यादा है तो डिस्चार्जिंग स्लो होगी, RLC बहुत कम है तो डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। तो यही चीज़ है कि RLC जो है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इन दोनों के बीच में होगा तो आपका दोनों ही प्रॉब्लम जो है, आपका एक तो प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो डायगोनल क्लिपिंग वाली प्रॉब्लम थी जो हमने अभी डिस्कस करी, कि ये इस तरीके से सीधे चला जाएगा तो बीच का हिस्सा ही पूरा ये छोड़ देगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है पहली। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि आपका ये अगर बहुत ज़्यादा फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर ये यहाँ नीचे आ जाएगा और फिर पूरा ऊपर तक जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो ये जो इसका काम था पीक को डिटेक्ट करना अच्छे से, वो ये नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों ही केस हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका ये जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है ये दोनों ही केस के बीच में रहे, 1/FC और 1/FM दोनों की फ्रिक्वेंसी के बिल्कुल बीचों बीच में रहे। इससे कम नहीं 1/FC से और 1/FM से ज़्यादा नहीं। तो ये पूरा हमारा एनवेलप डिटेक्टर का डिटेल में डिस्कस हुआ ग्राफ के साथ में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज़, एक कैरियर सिग्नल है 1 मेगाहर्ट्ज़ का, ठीक है। ये हमें 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब FC की वैल्यू दे दी गई है। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाई अ सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़, एक सिग्नल है 2 किलोहर्ट्ज़ का, उससे इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया।
फॉर प्रॉपर एनवेलप डिटेक्शन RLC शुड बी, तो प्रॉपर एनवेलप डिटेक्शन के लिए RLC क्या होना चाहिए? देखो RLC पढ़ते ही आपको पहले तो समझ में आ जाना चाहिए कि आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, ना कि चार्जिंग, क्योंकि इसमें लोड जुड़ा हुआ है। तो ये डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हमने क्या देखा था कि 1/FC से बड़ा होना चाहिए और 1/FM से छोटा होना चाहिए। तो बस यही चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। 1/FC कहाँ से निकलेगा? ये जो FC था इससे 1/FC आपको दे देगा 1 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। और ये जो FM है सिग्नल है 2 किलोहर्ट्ज़, ये दे देगा आपको 1/FM मतलब FM, तो ये आपको दे देगा 0.5 मिलीसेकेंड या फिर 500 माइक्रोसेकेंड। इसका मतलब क्या है कि आपकी रेंज निकल के आ गई कि जो आपका RLC है वो इस रेंज के बीच में होना चाहिए, 1 माइक्रोसेकंड से लेके 500 माइक्रोसेकंड तक हो सकता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो आप 1 को छोड़ देंगे, 0.5 को तो छोड़ ही देंगे, 700 को भी, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 माइक्रोसेकंड। तो ये अभी जो डिटेल में समझा कि जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है RLC, ये इनके बीच में होना चाहिए। इसी के एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन हमारा निकल के आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये हमने इनपुट और आउटपुट लिया है कि एनवेलप डिटेक्टर का इनपुट है, अगर वो कुछ इस तरीके से Vm cos 2/F0t हमने सिग्नल दिया है, ये Vm मतलब इसका पीक वोल्टेज है। अगर ये कांस्टेंट की बात कर लेते हैं तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ये कांस्टेंट ही आपको लाइन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तो पीक को डिटेक्ट कर रहा है और ये आपका कुछ सारे पीक एक ही लेवल में है। ओके, तो अगर इस तरीके का आपका सिग्नल होगा तो वो आपको Vm दे देगा आउटपुट में। पर अगर इस तरीके का सिग्नल होगा e⁻t और cos t, तो देखो मतलब ये समझाने का क्या मतलब है, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये cos 2πf0t वाला पार्ट है या फिर cos t वाला पार्ट है, इसको ये बिल्कुल भी इससे इसका मतलब नहीं होता। इसका जो पीक होता है जैसे Vm e⁻t, ये इसको डिटेक्ट करता है। यहाँ पे ये e⁻t को डिटेक्ट करेगा, मतलब इस तरीके के ग्राफ को डिटेक्ट कर लेगा पीक जो भी पीक में है। तो ये एनवेलप डिटेक्टर हमारा कर रहा है। और आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिकल बात कर लेते हैं। हमने सिग्नल लिया AC 1 + kAmt cos 2πfct, जो हमारा AM का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो। अब इसको हमने इक्वल टू लिखा AC 1 + kAmt, ओके, और इनटू AC और सॉरी हाँ इनटू AC नहीं है, ये आपका अलग है, ठीक है, ये इधर नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ऊपर हमने क्या चीज़ सीखी थी, इसके जस्ट ऊपर ही, कि आपका जो कॉस वाला पार्ट है तो एनवेलप डिटेक्टर को उससे मतलब नहीं है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे होगी कि ये पार्ट आपका लेफ्ट आउट हो जाएगा। यही चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे हो रही है। अब इस AC को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो ये क्या दे देगा, AC दे देगा प्लस AC kAmt दे देगा। अब आप एक बात तो सबको ही पता है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स DC बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो ये जो अकेला AC है इसको कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा, तो ये जो पूरा पार्ट मिलेगा AC kAmt आपको ये मिलेगा। अब उसके अंदर भी जो AC और KA है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ ही तो हैं, और क्या है, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इनको भी हम हटा सकते हैं। हम केवल और केवल MT को यहाँ से MT ओनली को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एनवेलप डिटेक्टर मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और आगे देखते हैं, इधर क्या लेते हैं, हमने दो सिग्नल की तरह लिया है कि एक हमारा A cos 2πf0t है और एक आपका B sin 2π, एक cos के फॉर्म में है एक sin के। तो इनके अगर मैग्नीट्यूड के दो सिग्नल के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे जो कि एक कॉस और एक साइन का है, तो रूट ऑफ आपका इनका जो मैग्नीट्यूड है A² + B²। ओके, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक साथ है फिर टोटल। अब इसमें क्या बात करते हैं कि ये तो केवल ये निकल के आया, अगर इसमें हम इसका फेज़ भी इंक्लूड कर दें cos ऑफ 2πf0t - φ, ये आपका अलग से फेज़ जो है वो है कि कितना फेज़ का आपको डिफरेंस मिलता है दोनों ही सिग्नल के बीच में। तो जो φ होगा वो आपका tan इनवर्स B/A के इक्वल होगा, और यहाँ पे इसी φ को हम यहाँ रख सकते हैं। अगर इसकी इस जो एक्सप्रेशन है इसको इसके इक्वल लिखें तो मतलब जहाँ मैग्नीट्यूड भी और दोनों एक साथ में आएंगे, ये तो हमने क्या है कि अलग से लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड हमारा केवल इतना निकल के आ रहा है। तो इससे निकल के आया कि tan φ जो वो B/A है, और इससे हम अपना फेस ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये आपका A, ये आपका B और ये आपका φ, और यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड एक साथ। तो sin φ और cos φ की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये मतलब जस्ट एक बोल सकते हैं कि इलस्ट्रेशन है कि अगर आपको इस तरीके से सिग्नल गिवन है और वहाँ पे अगर आपको डिफरेंट चीज़ों को निकालना है तो आप कैसे करेंगे, sin φ B/रूट, ठीक है, यही चीज़ A² + B² और cos φ हमारा A/समथिंग। तो tan φ sin φ cos φ निकालना, यहाँ पे φ निकालना, यहाँ पे हमने देखा, मतलब इसका अभी लेक्चर से मतलब नहीं है आगे और पीछे। अब हमारा मेन चीज़ फिर से वापस आती है कि जो हमारा KA है, मतलब ये जो हमने ऊपर देखा ना कि आप यहाँ से MT को निकाल सकते हो, केवल इस जगह से MT को निकाल सकते हो, बट यहाँ पे जो इसका कांस्टेंट है AC × KA है। तो AC तो समझ में आता है कि उसकी वैल्यू है कैरियर सिग्नल की, उसके पीक की, पर KA जो है वो क्या है, वो किस तरीके से काम करेगा, तो उसी का सिग्निफिकेंस देखते हैं।
तो सिग्निफिकेंस ऑफ के, तो स्टैंडर्ड जो एम एक्सप्रेशन होता है एस ए एम टी, वो किसके इक्वल होता है, ए सी 1 + के एम टी कॉस इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो फॉर प्रॉपर एनवेलप डिटेक्शन, एनवेलप डिटेक्टर नहीं डिटेक्शन, प्रॉपर एनवेलप डिटेक्शन के लिए अगर बात करी जाए तो ए सी 1 + के एम टी शुड बी कम्प्लीटली पॉजिटिव। तो ये जो टर्म है ना, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हम पॉजिटिव पीक को ही डिटेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब कि ये देखो ये एनवेलप है, इस एनवेलप का कुछ भी हिस्सा आपका नेगेटिव साइड में नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ए सी 1 + के एम टी का पूरा पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि इसका कुछ भी हिस्सा नेगेटिव साइड में नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो उससे क्या दिक्कत होगी वो समझते हैं। ओके, तो इस तरीके से कि अगर ये आपका एनवेलप है तो ये क्या देगा, इस तरीके का सिग्नल। ये गिव्स का मतलब है कि ये आपको एमटी जो वापस दे रहा है, ये जो आपको निकाल के दे रहा है एमटी, ये वो है, ये असली एमटी नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको एनवेलप दे देगा, ये यहाँ पे दे देगा। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये वाला जो पार्ट है ये ए मैक्स है, और ये वाला जो पार्ट है इधर ये ए मिन है, ये ए मिन है। तो ये किसके इक्वल है, ए सी 1 + के एम टी के इक्वल है, इसी के इक्वल है। ओके, मतलब ये जो वेव है इस तरीके की साइनसॉइडल वेव, ये है ए सी 1 + के एम टी के इक्वल, जो कि आपको एनवेलप डिटेक्टर दे रहा है। तो ये ऊपर वाला पीक वोल्टेज है, ये ए मिन था। ए मिन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि ये अंडर मॉड्यूलेशन में है, और अंडर मॉड्यूलेशन में ही होना चाहिए भी, क्योंकि हमने सबसे ऊपर जो डायग्राम अपना देखा था, लेक्चर शुरू किया था, वहाँ पे मैंने बात करी थी कि म्यू जो है वो आपका <1 होना चाहिए, इक्वल भी नहीं, <1 होना चाहिए। तो ये म्यू के ऊपर कंडीशन है कि म्यू इस तरीके से ही होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। अगर ऐसा हुआ कि ये कुछ इस तरीके का हो गया, अगर ये आपका जो सिग्नल है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, वो आपका नेगेटिव साइड में भी मौजूद है, तो इसको जब डिटेक्ट करेगा तो आपका एनवेलप डिटेक्टर, तो पहली बात है, अच्छा ये अगर ऊपर होगा, देखो ये समझो, अगर ये वाला जो ये ब्लू वाला हिस्सा है ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है। ओके, ये कुछ इस तरीके से है। अगर ये ऊपर है, इसका मतलब कि इसका अपोजिट सिग्नल नीचे भी होगा इस तरीके से। तो पहली बात क्या होती है कि जो आपका एनवेलप डिटेक्टर होता है वो केवल ऊपर के चीज़ को डिटेक्ट करता है, मतलब कि वो इसको डिटेक्ट करेगा, ऐसे ऐसे ये चीज़ को डिटेक्ट करेगा, तो आपको आउटपुट में कुछ ऐसा दे देगा, ऐसे ऐसे ये चीज़। तो ये गलत है, ये तो आपका एमटी नहीं था। एमटी का जो एक हिस्सा जो हम चाह रहे हैं केवल, वो क्या है, जो ये ब्लू वाला हाईलाइटेड है। तो इसी वजह से क्या है कि आपका सिग्नल गलत आ जाएगा। ओके, तो कांट गिव द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल बैक। अगर ये कुछ इस तरीके से होगा, अगर आपका जो सिग्नल है, इसका जो ग्राफ है ये, इसका कुछ पार्ट नीचे भी चला गया, नेगेटिव पार्ट में भी चला गया, तो ये आपको फिर ओरिजिनल सिग्नल बैक नहीं दे सकता है। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला है ये अफ्लिक्टेड मैसेज सिग्नल है, ये ऑल्सो नेगेटिव भी है, तो एनवेलप डिटेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। मतलब ये इसी की बात कर रहा है कि अगर इस तरीके का है ना, ये जो ग्रीन वाला सिग्नल नीचे भी चला गया है, जो कि ऑल्सो नेगेटिव, मतलब कि ये नेगेटिव भी है, ये नीचे भी चला गया है, तो यहाँ पे डिटेक्शन नहीं होगा। तो ये ओवर मॉड्यूलेटेड वाला केस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एनवेलप डिटेक्शन नहीं हो सकता है। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो चीज़ है आपका AC के मल्टीप्लाई में 1 + के एम टी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या चीज़ डिपेंडेंट होती है। देखो AC तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू होगा, आप जो सिग्नल ले रहे हैं उसका AC जो है कैरियर का वो पॉजिटिव ही है। 1 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, उसमें कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तो वो भी आपकी पॉजिटिव निकल के आएगी। कब तक, जब आपका Ka पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी सारी चीज़ रिड्यूस होकर, जितनी हम बात कर रहे थे, Ka पे आके रुक गई। जो Ka होगा वही ये पूरा एक्सप्रेशन होगा। तो इस वजह से Ka बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ क्या लिखा है कि Ka इज़ द की ऑफ दिस AM सिग्नल। जो AM सिग्नल है उसकी चाबी है Ka। अगर आप Ka को कंट्रोल कर लेंगे तो आप जैसा सिग्नल भेजना चाहते हैं आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। ओके, तो ये जो पूरा चीज़ है, ये पूरे को अगर पॉजिटिव होना है, इसका मतलब आपको Ka को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट केसेस देखते हैं। ओके, अंडर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, इन चीज़ों की क्रिटिकल मॉड्यूलेशन की। केस 1 की बात करते हैं, जो कि हम लेते हैं ओवर मॉड्यूलेशन, जो कि नॉट डिजायरेबल होता है, नेगेटिव क्लिपिंग भी होती है। तो ओवर मॉड्यूलेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपका ये जो सिग्नल ऐसे जा रहा था, अब ये इसी जगह से फिर से ऊपर उठ जाता है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, जो हमारा केस 1 है ओवर मॉड्यूलेशन का, ये हमने एमटी लिया है, जिसका पीक वैल्यू को हमने लिया है 10 और -10। तो यहाँ पे हमने Ka की वैल्यू को लिया 1, ठीक है। अभी हमने Ka की वैल्यू को, हम देखो अलग अलग Ka की वैल्यू को सप्लाई करके ही चेक करेंगे कि हमारा क्या निकल के आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए कि जो म्यू होता है हमारा, म्यू इक्वल टू आपका K × AM के इक्वल होता है। AM क्या है, AM आपका ये है, यहाँ से निकलेगा। K आपने लिया है तो म्यू की वैल्यू आ गई 10। तो अब 10 तो ऑब्वियस सी बात है ओवर मॉड्यूलेशन ही है।
तो ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे चीज़ों का। ओके, और उसके संग एक चीज़ और हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इसी जो ये एम्प्टी था इसमें के को मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो ये के एम्प्टी बन गया, उसी के एम्प्टी में हमने 1 को ऐड कर दिया, तो ये सिग्नल आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो ये यहाँ से सिग्नल होता था नीचे से, अब ये ऊपर चला गया, तो ये आपका ये पॉइंट, मिडिल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट 1 आ गया, ऊपर 11 पे चला गया, नीचे -9 पे। अब आप इसको ड्रॉ करो, ये जो 1 + KMT है इसको हम 1 + MT भी लिख सकते हैं फिलहाल, क्योंकि K 1 के इक्वल है। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो इसको जब ड्रॉ करोगे ओके, तो ये सिग्नल आपका पहली बात तो ओवर मॉड्यूलेशन है, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि नीचे से ऊपर ऐसे करके जाएगा। ओके, इसी जो ऊपर वाला जो आपका सिग्नल है, सिग्नल का मतलब पॉजिटिव हाफ है, उसका कुछ हिस्सा आपका एक्सिस के नीचे भी चला जाएगा। तो ये चीज़ है, जब हम क्या करेंगे, जब इसको डिटेक्ट करेंगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इसको क्लिप कर देगा, तो नेगेटिव क्लिपिंग हो जाती है यहाँ पे। ये तो हमने मतलब वही केस है उसको दोबारा ही देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इसके बाद देखते हैं केस 2, यहाँ पे भी सेम वही 10 और -10 वाला सिग्नल लिया MT का, ये MT है। के की वैल्यू को हमने ले लिया 1/12, यहाँ में हमने खुद से माना कि के की वैल्यू 1/12 है। अब हमने क्या किया कि 1/12 लिया, और हमारा AM तो ये है 10, तो आपका म्यू क्या निकल के आया 1/12 × 10 मतलब 0.83, मतलब ये आपका जो म्यू है वो <1 है, इसका मतलब कि ये अंडर मॉड्यूलेशन है। अब अंडर मॉड्यूलेशन तो हमने देखा, अब देखते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई कि इसका ग्राफ आपको एनवेलप सही से देता है कि नहीं देता है। तो ये चीज़ निकल के आई, तो आपका KMT जो ये है K × MT, KMT मतलब म्यू, तो म्यू का ग्राफ क्या निकल के आया 0.8 और -0.8। ओके, ये चीज़, तो 0.8 ऊपर -0.8 नीचे। अगर मैं इसी में 1 कर दूं ऐड, और 1 में क्यों ऐड कर रहा हूँ ये भी ध्यान रखो, क्योंकि हमारा जो हमने चेक ही क्या करना था, हमें जो सिग्नल का पार्ट होता है वो 1 + KMT होता है, जो आपका AM सिग्नल है उसको जो लिखते हो इक्वेशन उसमें ही तो होता है 1 + KMT। तो इस 1 को हम ऐड कर रहे हैं, कोई 1 हम अलग से उठा के नहीं ला रहे हैं, ये समझो। तो ये 1 को ऐड कर दिया, ओके, ये 1 को ऐड कर दिया, तो ये आपका जो 0.8 वाला सिग्नल था ये पूरी तरीके से ऊपर उठ गया। अब ये एक्सिस के बिल्कुल भी नीचे नहीं है। अब इसी जो पीक है इसी को हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, और ये आपका आसानी से एनवेलप डिटेक्टर से डिटेक्ट हो सकता है। ऐसा कब हुआ है, जब हमने K को 1/12 वैल्यू सप्लाई करी है। इसका मतलब कि K के डिफरेंट वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू सप्लाई करने से हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो मॉड्यूलेशन है उसको ओवर मॉड्यूलेशन बना सकते हैं, अंडर मॉड्यूलेशन बना सकते हैं, या कभी कभी क्रिटिकल मॉड्यूलेशन भी बना सकते हैं। केस 3 देख लेते हैं। यहाँ पे फिर वही चीज़ कि ये तो आपका AM तो 10 है, K को हमने 1/10 अपने हिसाब से ले लिया, तो यहाँ पे म्यू क्या हो गया 1/10 × 10, मतलब म्यू हो गया 1, मतलब ये क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है। मतलब ये इस तरीके से म्यू का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 ऊपर और -1 नीचे। तो जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपका जो ग्राफ है बिल्कुल ये नीचे इसको टच कर जाएगा, ये जो ग्राफ है ये आपको एक्सिस को टच कर जाएगा, जब इसका जो नेगेटिव पीक वाला A मिनिमम वाला पार्ट होगा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से आपको एनवेलप दे देगा। वैसे तो आप बोल सकते हैं कि ये एनवेलप सही ही है, पर क्योंकि ये एक्सिस को टच कर रहा है उसमें नीचे वाला पार्ट भी आ रहा है, तो थोड़ा सा ग्राफ को बिगड़ने का, खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसी वजह से हम क्या चाहते हैं कि डिजायरेबल हमारा म्यू <1 है, ना कि म्यू <= 1। तो ये जो इक्वल टू वाला केस है ये हमें नहीं करना है, याद रखेंगे कि हम केवल अंडर मॉड्यूलेशन ही प्रेफर करते हैं। ओके, एक चीज़ और देखते हैं कि ST जो है MT + DC के फॉर्म में है, ठीक है। जो MT सिग्नल होता है उसमें DC ऐड हो रहा है और इंटू CT। इसका क्या मतलब है कि MT CT + DC × CT, तो ये चीज़ आपको अलग से और मिलती है। ओके, MT CT + DC × CT, दिस इज ऑल्सो एन AM सिग्नल, ये भी एक AM सिग्नल ही है। ओके, अगर हम कुछ DC का पार्ट भी ऐड करते हैं MT के अंदर तो वो भी AM सिग्नल है। क्यों? अब देखो कैपेसिटर तो इसको ब्लॉक कर देगा, कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा इसको, और जब कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा तो आपको MT तो फिर भी मिल ही जाएगा। तो अगर कुछ इस तरीके से भी है कि हमने जो अपना सिग्नल है MT उसमें कुछ DC पार्ट भी जोड़ दिया तो भी आप उसको वापस से ड्राइव कर सकते हैं। अब केस 4 देख लेते हैं, आखिरी केस, कि अगर मान लो मैंने म्यू को बहुत, मतलब K को बहुत छोटा कर दिया, 1/100 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि म्यू जो होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल, 0.1। तो ये भी डिजायरेबल नहीं है। देखो अभी तक हम क्या कह रहे थे, अंडर मॉड्यूलेशन डिजायरेबल है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देंगे तो वो भी डिजायरेबल नहीं बचेगा। ऐसा क्यों होगा देखते हैं। जब आप इसको 0.1 कर देंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये 0.1 और ये जो नीचे का हिस्सा है ये -0.1। ओके, और जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दे देगा। तो ये तो आपको एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ही दे देगा, जब आप इसको स्मूथ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन दे देगा। तो ये आपको एग्जैक्ट जो आपका सिग्नल था MT, जो कि कुछ ऐसा हुआ करता था, ये उसको नहीं देगा। ओके, उसके बजाय ये कुछ इस तरीके का सिग्नल को ऐसे दे देगा, जो कि गलत है।
तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए आपका म्यू। ओके, मैसेज सिग्नल कैन बी कम्प्लीटली रिस्टोर्ड बट विथ डिफिकल्टी। ठीक है, इस केस में ये कहना चाह रहा है कि मैसेज सिग्नल को आप निकाल तो सकते हैं वापस, तो ये वाला केस है जहाँ पे हमने के को बहुत छोटा ले लिया 1/100 और म्यू हो गया 0.1, पर बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं। तो ये टेबल एक तरीके से म्यू और के की डिफरेंट वैल्यू के लिए, अगर के को आप 1 ले रहे हैं तो म्यू हो गया 10 ओवर मॉड्यूलेशन, अगर के को 1/10 ले रहे हैं तो ये क्रिटिकल मॉड्यूलेशन हो गया, अगर 1/12 ले रहे हैं तो ठीक है 0.8 आपका अंडर मॉड्यूलेशन, 1/100 ले रहे हैं तो 0.1। ओके, तो ये यही वाला केस है जो हम भी पढ़ रहे थे कि यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से जो म्यू हो गया हम कह सकते हैं लगभग, वैसे तो वो 0.1 है पर वो 0 के इक्वल ही हो गया, और वो 0 के इक्वल हो गया मतलब नो मॉड्यूलेशन, कोई मॉड्यूलेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और एक बात और समझिए कि जितना स्ट्रेट लाइन होता है उतना ही नॉइज़ को उसको अफेक्ट करने का ज़्यादा स्कोप बन जाता है। ओके, नॉइज़ विल कैंसिल ऑल, ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, अगर कोई वेरिएशन नहीं होगा तो नॉइज़ सारे के सारे एनवेलप को कैंसिल कर देगी। इससे सीधे क्या कंक्लूजन निकलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप म्यू की वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब आप उसको बहुत ही छोटी वैल्यू से आप ऊपर ले जाएंगे, मतलब ले कहाँ तक जाना है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन तक ही ले जाना है, उसके ऊपर नहीं ले जाना है। तो कि जैसे जैसे म्यू की वैल्यू को मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाएंगे आपकी क्वालिटी जो सिग्नल की होगी वो इंप्रूव कर जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या लिखा है कि बट इट डिमांड्स मोर पावर ऑल्सो, ठीक है, इट डिमांड्स ऑल्सो मोर पावर, पर ऐसा करने में फिर उसको पावर भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो पावर तो हम दे ही देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर म्यू की वैल्यू को बढ़ाने से आपका सिग्नल की क्वालिटी अच्छी होती है, एनवेलप की डिटेक्शन की क्वालिटी अच्छी होती है। ओके, फिर बात करते हैं सिग्नल की एस टी इक्वल टू ए से ए सी 1 + KAMT और इंटू कॉस 2π/fct, इस तरीके से हमारा सिग्नल है। तो इसको एनवेलप डिटेक्शन से भेजा, अगर ये इस तरीके से है अंडर मॉड्यूलेटेड है, या इन केस मान लो हम काम चला लेंगे क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड भी है, तो ये AC 1 + KAMT हो गया। पर अगर ये पॉजिटिव है तो वहाँ पे इसी को हम लिखते हैं फॉर्मूले में, इसको मॉड ले लेते हैं, AC 1 + KAMT जो है इसका केवल पॉजिटिव पार्ट लेंगे, मॉड लेने का यही मतलब है, मॉडुलस मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आपका किसी कारणवश आपका जो ये म्यू है वो ओवर मॉड्यूलेटेड वाले केस में चला जाता है, तो फिर आप ये जो AC 1 + KAMT है इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, इससे निकल के जो वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव कभी नहीं लेंगे। ओके, फिर कुछ कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। आपका SAMT जो है AM सिग्नल है इक्वल टू AC 1 + KAMT cos 2πct, यह आपका AC 1 + KAMT cos 2πct AM सिग्नल है, इक्वल टू किसके इक्वल बन गया, CT + KAMT और इंटू CT। ओके, इसके इक्वल बन गया इफ़ हाई पावर इज अवेलेबल, अगर आपको ज़्यादा पावर अवेलेबल है तो, पहले देखते हैं इसी को। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ जाएगी इस CT को भेजने के लिए। ओके, ओके, तो यहाँ पे जब बात ही कर रहे हैं कि ये DSB FC सिग्नल है, मतलब डबल साइडबैंड फुल कैरियर, तो फुल कैरियर का मतलब जब आप CT को साथ में भेज रहे हैं, तो यही कहना चाह रहा है कि अगर आपका सिग्नल कुछ इस तरीके से है कि CT मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें, ऐड हो रहा है CT + KAMT CT। अब KAMT को तो आप देख लेंगे। ओके, यहाँ पे जो DC पार्ट है पहली बात तो ये ब्लॉक हो भी जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर कर रहा है। ओके, तो DSB FC जो सिग्नल है डबल साइडबैंड फुल कैरियर, तो वहाँ पे वो आप तभी ऑप्ट करो जब आपके पास हाई पावर अवेलेबल है, वो ये कहना चाह रहा है। ओके, ये तो आपका भाई एनवेलप हो गया इस तरीके से, और ये इसका A मिनिमम हो गया जो कि वो दिखा रहा है कि वो म्यू <1 के लिए ये है कि वो A मिनिमम आपका एक्सिस के ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका CT जो है आप उसको तभी भेजो जब आपके पास हाई पावर अवेलेबल हो, इसका मतलब कि DSB FC टाइप का जो मॉड्यूलेशन है उसको आप तभी यूज करो जब हाई पावर अवेलेबल है आपके पास। सिग्नल का क्या मतलब हो गया कि आपका ST जो है सिग्नल, उसकी इक्वेशन में MT × CT हो गया। MT × CT का मतलब है कि DSB SC, मतलब इससे आपने CT को हटा दिया, जो वो हटा कैसे, उसको आपने कैपेसिटर की मदद से देखो DC को ब्लॉक कर दिया, ये जो यहाँ पे लिखा था जिसको मैंने अभी बताया DC ब्लॉक्ड, तो इसको DC को ब्लॉक कर दिया। वो कब आप करो, जब आपके पास, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप CT, ये जो CT है इसको तभी भेजो जब आपके पास हाई पावर अवेलेबल है, मतलब DSB FC मतलब डबल साइडबैंड फुल कैरियर को तभी इस्तेमाल करो जब आपके पास हाई पावर अवेलेबल है। अगर आपके पास हाई पावर अवेलेबल नहीं है, इफ़ लेस पावर इज अवेलेबल, तो आप DSB SC को इस्तेमाल करो सप्रेस्ड कैरियर। तो ये जो CT था, ये जो DC वैल्यू थी, इसको ब्लॉक कर दो, कैरियर को सप्रेस कर दो और फिर भेजो, तो आपका जो सिग्नल बचेगा वो केवल MT × CT बचेगा, और वहाँ से हम MT को डिराइव कर ही सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से कि आप, मतलब ये तो वही बता रहे कि आप सिग्नल को बनाते कैसे हो, या आपका MT का एनवेलप है और आखिरी में जाके इसी को हमें वापस चाहिए होता है, या आपका CT कुछ इस तरीके से, तो ये दोनों को मैच कर देंगे, तो ये आपका कुछ इस तरीके से
MTCT निकल आएगा। पर यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि ये जो A मिनिमम है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ गई कि A मिनिमम जो था ये आपका एक्सिस के नीचे था, और A मिनिमम एक्सिस के नीचे होने का मतलब कि एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा, और ये आउटपुट जो है ये आपका डिजायरेबल नहीं है, ठीक है, ये MT के इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो हुआ, ये एक्चुअल में करके आ रहा है डबल साइड बैंड फुल कैरियर एंड डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, दोनों को कर रहा है कंपेयर। वो ये बता रहा है कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को यूज़ करने से आपने पावर तो बचा ली, बट यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन जो आपका है, जो कि एनवेलप डिटेक्टर जिसके लिए यूज़ करते हैं, वो मुश्किल हो गया। ये ड्रॉबैक है, दोनों का कुछ कुछ ड्रॉबैक है। डबल साइड बैंड फुल कैरियर का ड्रॉबैक है कि वहाँ पावर ज़्यादा लग रही है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का ड्रॉबैक है यहाँ पे आप सिग्नल को रिट्रीव या आप डिमॉड्यूलेट अच्छे से नहीं कर पा रहे। ओके, जब ऐसा केस आता है तो वहीं से नीड निकल के आई एक नए तरीके के ब्लॉक की, जिसको कहते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर। ओके, जब डिटेक्शन आपका मुश्किल हो जाए तो आप सिंक्रोनस डिटेक्टर का इस्तेमाल करें, तो इसको या फिर कोहेरेंट डिटेक्टर भी बोल देते हैं। ये ट्रांसमिशन की साइड में आपका लगा होता है, इधर आपने ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, क्योंकि डिटेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसमिशन की साइड में, ट्रांसमिशन का जो रिसीवर है उस साइड में लगा होगा ट्रांसमिशन, तो ये ट्रांसमिशन हो गया। ओके, मतलब कैरियर आप कहाँ देते हो ये बता रहा है कि वो ट्रांसमिशन साइड में देते हो, ये रिसीवर साइड में होगा। तो ऐसे MT जो है ये किस तरीके का ब्लॉक होता है, इसमें एक मल्टीप्लायर लगा होता है, ये लोकल ऑसिलेटर है, इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी शुड भी FC होनी चाहिए। ये मल्टीप्लायर है, तो इधर से जो सिग्नल आ रहा है SAMT, इधर से जो लोकल ऑसिलेटर में FC है वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है यहाँ पे, आगे इसको हम लो पास फिल्टर से पास कर दे रहे हैं और इससे हमें वापस से MT मिल जा रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्या है कि वो ये बताना चाह रहा है कि जो आपका फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन है वो तो काफ़ी सिंपल है, नंबर 1, बट नंबर 2 जो है फेज सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर में ये इसका ड्रॉबैक है, कुछ फ़ायदा भी है, पर यहाँ ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे फेज का जो सिंक्रोनाइजेशन करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे ये MT है, ये मॉड्यूलेशन हमने किया, इसमें ये CT डाला हुआ है, तो CT मतलब AC cos 2πfct FC, और ये SAMT, इस SAMT को जब हम भेज दे रहे हैं एंटीना से, तो इसी वाले SAMT को हम इधर रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ जो ये जो ट्रांसमिशन की साइड में कैरियर है और यहाँ पे जो FC है, आप इसको तो एक बार को मैच करा दे रहे हो। ओके, ये जो नीचे ब्लॉक है ये ट्रांसमिशन साइड वाला ब्लॉक है, और ये जो ऊपर ब्लॉक है ये रिसीवर साइड वाला ब्लॉक है। तो ट्रांसमीटर साइड वाले ब्लॉक में जो FC है उसको मैच तो करा दे रहे हो जो रिसीवर वाले साइड में जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी FC है, बट फेज सिंक्रोनाइजेशन आप नहीं करा सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसेज सिग्नल लोकल ऑसिलेटर आउटपुट शुड बी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अगर आपको एकदम अच्छे से चाहिए आपका सिग्नल वापस, तो लोकल ऑसिलेटर अच्छी तरह सिंक्रोनाइज होना चाहिए दोनों में, आपका इन फ्रिक्वेंसी एंड फेज विद रिस्पेक्ट टू CT के रिस्पेक्ट में बोथ, इन बोथ फ्रिक्वेंसी एंड फेज। तो इसमें तो हो गया, बट आपका फेज में आसानी से नहीं हो पा रहा सिंक्रोनाइज। तो फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन कैन बी इजीली मेंटेन, बट टू मेंटेन फेज सिंक्रोनाइजेशन एडिशनल सर्किटरी इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे यही कारण आता है कि फेज सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए ही एडिशनल सर्किटरी हमें चाहिए, और उस एडिशनल सर्किटरी की वजह से ही आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये इसका कंक्लूजन निकल के आया। अब कुछ मैथमेटिकल वाला पार्ट है, आखिरी लेक्चर का आखिरी है। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, ये मान लो कि इस तरीके से हमने सिग्नल लिया, ये MF सिग्नल है। ओके, ये सिग्नल है MF, वैसे तो ये MT सिग्नल था, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये इस तरीके से, और फिर इसका लो पास फिल्टर ये है। लो पास फिल्टर का ये बोल रहा है कि जो कैपेसिटी है या रेंज है वो ये है -1K से 1K तक। तो जब इसको इससे पास करेंगे तो ये इसके अंदर इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो बस एक की पॉइंट की तरह है। वापस आते हैं मेन सिग्नल में कि SAMT की बात कर रहे हैं। अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पढ़ रहे हैं। ओके, AC 1 + KMT × cos 2πfct, ये तो बार बार बोल के याद हो गया, AC × cos 2πfct + AC × KMT और × cos 2πfct। तो मान लो कि लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो AC cos 2πfct के इक्वल है, ये जो पहले वाला चीज़ थी ये। ओके, तो इससे क्या समझ में आया कि ये जो cos 2πfct और ये जो ये तो क्या है सिग्नल का, आपका ये सिग्नल है, और ये आपका लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट है जो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट और सिग्नल के आउटपुट दोनों में ही आपका फ्रिक्वेंसी तो पूरी तरह मैच हो रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा वो कैसा होगा, आपका ये जो सिग्नल का आउटपुट है × CT इसके इक्वल होगा, लेकिन सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। देखो ये अलग चीज़ है, ऊपर ये जो प्लस माइनस बनाए हुए हैं ये ऊपर से अलग है, ये नीचे वाले हिस्से में है।
तो जब आप देखो SAMT सिग्नल को और CT मतलब क्या है, AC cos 2 FCT, ये जो टर्म है यही CT है। तो इसको और ऊपर वाले सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, AC² मिल जाएगा, 1 प्लस इस तरीके से मिलेगा cos 4 FCT। अब यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी डबल होगी तो ये आप डिटेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, इस AC² को ले लोगे, जो केवल AC² है इसको। फिर देखो क्या है, AC² KMT ये मिला। अब देखो और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे भी cos 4 FCT है, फ्रिक्वेंसी डबल है तो इसको भी छोड़ दो, ये नहीं, इसको डिटेक्ट नहीं करोगे, ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे। और ये जो AC² है ये आप पहले तो ले रहे थे, बट क्योंकि ये आपका एक DC पार्ट है, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा कैपेसिटर के द्वारा, तो ये भी आप नहीं लोगे। तो यहाँ पे केवल एक टर्म आपको मिलेगा, बट DC टर्म ऑल्सो ब्लॉक बाई कैपेसिटर, ठीक है। DC टर्म वही चीज़ मैंने बोली कि जो DC टर्म है फिर से कैपेसिटर से ब्लॉक कर देगा। आप केवल एक चीज़ लोगे, वो है AC² KMT, ये वाला टर्म, ये इधर किस में 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो केवल ये टर्म, तो ओनली 1 टर्म लेफ्ट। तो जो आपका लो पास फिल्टर है उसके आउटपुट में क्या निकलेगा, AC² KMT और डिवाइडेड बाई आपका 2, ये 2 भी यहाँ से आ जाएगा, ये इसी इक्वेशन में था। तो इसको फिर से अभी आपका क्या है कि ये जो पार्ट है, ये जो मैंने ये ग्रीन से ये बॉक्स में कर दिया है, AC² K/2, ये एक तरीके का केवल एक नंबर है, ओके। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू से मिलके बना है, तो ये तो एक नंबर है। अगर ये नंबर काफ़ी छोटा है, इसका मतलब मेन चीज़ तो आपका सिग्नल ही एम्प्टी, और आपको एम्प्टी चाहिए तो उस नंबर को आप मतलब इस पार्ट को एम्पलीफायर से पास कर दो। अगर ये नंबर मान लो 0.1 है और आपका एम्पलीफायर उसको 10 गुना बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब कि आपको वो आंसर में एम्प्टी दे दे रहा है फाइनली। तो ये एम्प्टी निकालने का एक तरीका हो सकता है, पर ये कब होगा, जब आपका फेस सिंक्रोनाइज्ड होगा, है ना, फेज सिंक्रोनाइज होगा। तो अब जब मानो कोई भी फेज सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो क्या होगा, देखो नो फेज सिंक्रोनाइजेशन या नो फेज सिंक्रोनस, तो क्या होगा, लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट AC cos 2 FCT होने के बजाय अब क्या होगा, AC cos 2 FCT प्लस फाई, इसमें फाई और ऐड हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लायर का आउटपुट अब क्या देगा, AC cos 2 FCT प्लस AC KMT cos 2 FCT और इंटू AC cos 2 FCT प्लस फाई, ओके। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका कैरियर वाला है लोकल ऑसिलेटर वाला साइड, और ये आपका जो सिग्नल था उसका वाला साइड। तो ये क्या दे देगा, AC² cos 4 पाई, ठीक है। तो फिर से इसमें एलिमिनेट कर देंगे, ये आपका cos 4 पाई FCT प्लस फाई प्लस ये cos फाई, ठीक है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ पे कोई एम्प्टी नहीं है इसलिए नहीं, यहाँ से आपको मिलेगा आंसर, और इधर cos² 4 पाई FCT प्लस फाई, पर इसमें फाई मल्टीप्लाई होके मिलेगा आपको। और अब इसके आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में।